चंद्रा पैराडाइज इंटर कॉलेज खुटहा जौनपुर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको साइंस, जिसको हिंदी में कहते हैं विज्ञान, इसके कुछ बेसिक जानकारी के बारे में बताने जा रहा हूँ। साइंस का मतलब होता है विज्ञान। विज्ञान को अगर हिंदी में संविच्छेद किया जाएगा तो वी प्लस ज्ञान। वी माने होता है विशेष, वी माने होता है विशेष। ज्ञान वी की, जिसे वी माने विशेष, विशेष माने स्पेशल ज्ञान या नॉलेज। किसी भी चीज के बारे में विशेष ज्ञान ही विज्ञान। इसकी और परिभाषाएं हम जानते हैं। विज्ञान की परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं या पढ़ते आ रहे हैं। सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं प्रयोगात्मक अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। क्या हुआ फिर से? सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं प्रयोगात्मक अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। इसका मतलब क्या है? सुसंगठित, किसी भी चीज का अगर वैज्ञानिक किसी भी चीज को बनाते हैं तो सबसे पहले किसी भी वस्तु का पहले संगठन इकट्ठा करेंगे, उसको संगठित करेंगे। सुव्यवस्थित, उस संगठन को व्यवस्था के अनुसार चलाएंगे। जैसे शुरुआत में क्या क्या रखना है। जैसे अगर हमें साइकिल का ही निर्माण करना होगा तो क्या करेंगे? सबसे पहले पहिया को नहीं लगाएंगे, सबसे पहले उसका खाका तैयार करेंगे, जो फ्रेम होता है। फ्रेम लगाने के बाद उसके बाद हम क्या करते हैं? फिर तब जाके लास्ट में पहिया या चैन लगाते हैं। तो वही हो गया सुसंगठित, पहले सामान को इकट्ठा किया। सुव्यवस्थित, उसकी व्यवस्था पूरा कर दिया। फिर क्रमबद्ध, क्रम से पहले बताया ना, पहले पहिए को ना लगा करके सबसे पहले क्या करेंगे? उसके फ्रेम को तैयार करेंगे। जब फ्रेम को तैयार करेंगे तब जा करके उसको जो है पहिया लगाएंगे, चैन वगैरह लगा करके, हैंडल लगा करके, तब उसको हम जो है चलाने का प्रयास करते हैं। वही क्या है? सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं प्रयोगात्मक। अगर हमने साइकिल का निर्माण किया, अगर हम हैंडल आगे के बजाय पीछे लगा देंगे, चलाएंगे, देखेंगे चलेगा नहीं। क्या करेंगे? उसका जब प्रैक्टिकल करेंगे हमें आसानी से नहीं चलेगा, इसीलिए उसको आगे की तरफ करेंगे। यही हुआ परिभाषा। इसीलिए कहा जाता है सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं प्रयोगात्मक अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। और एक परिभाषा, दूसरी इसकी परिभाषा है कि प्राकृतिक घटनाओं का, जो हमारे स्पेस में, जो यूनिवर्स में है, जो नेचर हमारे हैं, प्राकृतिक घटनाओं का ज्ञानार्जन एवं उनमें आपस में संबंध स्थापित करने को विज्ञान कहते हैं। प्राकृतिक घटनाओं का ज्ञानार्जन और उन घटनाओं का आपस में संबंध स्थापित करने को विज्ञान कहते हैं। अब ये हुआ विज्ञान। हम लोग विज्ञान को 3 पार्ट में पढ़ते हैं। पहला पार्ट आपका होगा फिजिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं भौतिकी या भौतिक विज्ञान। भौतिकी या भौतिक विज्ञान। दूसरा पार्ट है केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में कहता है रासायनिकी या रसायन विज्ञान। और तीसरा पार्ट हम पढ़ते हैं बायोलॉजी, जिसको हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। देखिए, विज्ञान का पहला पार्ट हुआ फिजिक्स, दूसरा पार्ट केमिस्ट्री, तीसरा पार्ट बायोलॉजी। फिजिक्स माने भौतिकी या भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री माने रासायनिकी या रसायन विज्ञान, बायोलॉजी माने जीव विज्ञान। अब इसका हम अलग अलग अध्ययन, पहले के समय में जब हमारा एनसीईआरटी लागू नहीं था, उस समय हम लोग भौतिक अलग था, हाई स्कूल या 9 या 10 में रसायन अलग था और बायोलॉजी अलग थी। लेकिन इस समय जब एनसीईआरटी पैटर्न आ गया है तो हम लोग तीनों पार्ट ही एक ही में पढ़ते हैं। इसमें पहला पार्ट के बारे में थोड़ा बता देते हैं। भौतिक विज्ञान,
अब इसमें भौतिक विज्ञान की परिभाषा, उसकी कुछ बेसिक जानकारी। अब देखिए फिजिक्स, या इसे कहते हैं भौतिकी या भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या है? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। विज्ञान के देखिए 3 पार्ट बताए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसमें कह रहे हैं भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों एवं द्रव्य के अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। 2 चीज देखिए परिभाषा में, 2 चीज हमें मिलेगी। क्या? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों एवं द्रव्य के विभिन्न प्रकार की या अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें देखिए बात 2 चीज आई, एक ऊर्जा एक द्रव्य। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा, अगर हम सुबह से नाश्ता करके कहीं आप काम करने निकलते हैं, कुछ समय बाद आपका काम करने का मन नहीं करता है, इसका मतलब लोग कहते हैं ऊर्जा खत्म है या एनर्जी लॉस हो गई। अगर किसी भी मोटर वाहन या गाड़ी को चलाना होगा, अगर आप उसमें पेट्रोल वगैरह नहीं डालते हैं तो नहीं चलता है। माने ऊर्जा अगर नहीं है, वो बाह्य ऊर्जा अगर नहीं देते हैं तो नहीं चलता है। इसका मतलब है कोई ऐसी चीज़ है जो हमें कार्य करने की क्षमता को प्रेरित करती है। माने क्या है? कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। माने अगर हमारे अंदर जितने कार्य करने की क्षमता होगी उतने प्रकार की ऊर्जा होगी। अब देखिए उसमें दूसरी बात आई थी द्रव्य या मैटर। द्रव्य क्या है? द्रव्य माने मैटर या पदार्थ, इसको हिंदी में और भी कहते हैं पदार्थ। पदार्थ क्या है? पदार्थ वह है, इसी में भी आएगी, जो स्थान घेरता है। पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है। दूसरा क्या आता है? जिसमें भार होता है। पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, जिसका अनुभव हम प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव। अगर ये 3 चीज नहीं है तो समझ लीजिए पदार्थ नहीं है। क्या क्या होगा? पदार्थ यह है या द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, जिसका अनुभव हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। जैसे हम कह रहे हैं, अगर ईंट पत्थर या कुछ ऐसी चीज़ों को देखेंगे हम बता देंगे द्रव्य है, लेकिन अगर हवा चल रही है, हवा भी द्रव्य है? कैसे? हवा भी स्थान घेरता है, उसमें भी भार होता है, उसका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। कैसे? अगर हवा चल रही है, हमारे शरीर को अगर लगती है तो आप कहते हैं हवा चल रही, स्किन के पास ही आई तो आपको लगा हवा चल रही है। वो स्थान कैसे गिरता है? जैसे अगर हम ट्यूब में हवा भरते हैं, अगर ट्यूब में हवा भरते हैं, अगर ज़्यादा हवा भर दिया तो ब्लास्ट कर देता है। इसका मतलब है वो स्थान गिरता है। और क्या? भार होता है। भार का मतलब उसमें जब हम हवा भराने जाते हैं, बाइक या किसी भी मोटर वाहन में, हम चेक करते हैं कितने पाउंड हवा भरी गई है। पाउंड जो होता है, कितने पाउंड हवा भरी गई है, इसका मतलब है वह द्रव्यमान का पाउंड मात्रक है। इसलिए क्या है? उसमें भी भार होता है। इसलिए हवा हमारा क्या है? द्रव्य। हम एक चीज जानते हैं जिससे हम सारी वस्तु देखते हैं, वो क्या है? प्रकाश। प्रकाश या लाइट। ये लाइट द्रव्य है कि नहीं? प्रकाश द्रव्य नहीं है। क्यों नहीं है? पहला चीज, प्रकाश स्थान तो किसी भी स्थान पे अगर लाइट आप जला देंगे तो स्थान तो घेरेगा ही, लेकिन उसमें भार नहीं होता है। प्रकाश में क्या होता है? भार, वेट नहीं होता है। और उसका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते भी हैं। अपनी आंख द्वारा हम देखते हैं कि यहाँ लाइट है, लेकिन भार उसमें ना होने के कारण आपका प्रकाश क्या है? द्रव्य नहीं। यही है, द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, जिसका अनुभव हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। अब इसमें हो गया कि भौतिक विज्ञान की परिभाषा के साथ जो शब्द आए थे उनकी बात हो गई। अब इसमें देखिए थोड़ा सा अपने हम पुराने विचारधारा में चलते हैं।
सबसे पहले आपने देखा होगा जब शुरुआत की सभ्यता थी उस समय हर देश, हर गांव या कुछ दूरी पर जितने भी माप तौल के पैमाने थे सब अलग अलग थे। जैसे कोई भी चीज़ पुराने ज़माने में देखे होंगे या पता भी आप कीजिएगा, अगर जैसे किसी के कोई वस्तु नहीं रहती थी, जैसे इनके पास गेहूँ हो गया, इनके पास चावल है, तो जा करके उनसे गेहूँ दे करके चावल लेके चले आते थे। उस समय क्या था, चावल और गेहूँ की कीमत नहीं अंतर था, उतना था कि चावल दे दिया हमें गेहूँ मिल गया। जब धीरे धीरे और सभ्यता बढ़ी, लोग अस्थायी रहना चालू कर दिए, तब वो सोचे कि जब वहाँ जनसंख्या बढ़ी तो अपने स्थान का बंटवारा भी करना चालू कर दिए कि यहाँ हम रहेंगे, यहाँ हम रहेंगे। तो बंटवारा कैसे करते थे, उस समय मीटर या फुट या गज ये सब नहीं था। तब क्या करते थे, हाथ। अभी भी आप सुनेंगे 10 हाथ मेरा है, 5 हाथ मेरा है, ये लोग कहते हैं। सबसे पहले मिस्र में, शुरुआत की सभ्यता में सबसे पहले मिस्र में माप पैमाने का यूज किया गया। कहाँ पर, मिस्र में। ये पैमाना क्या था, पैमाना ये था कि राजा के अग्रभुजा के बराबर जितनी लंबाई होती थी उस पूरे साम्राज्य को उतनी लंबाई में किसी को बंटवारे में वही मापा जाता था। उस समय राजा की अग्रभुजा की लंबाई लगभग थी 52.3 सेंटीमीटर या 52.4 सेंटीमीटर। सभी राजाओं को 52.3 और 4 सेंटीमीटर के बीच में होती ही थी। अग्रभुजा माने एक हाथ, अभी नहीं कहते 10 हाथ मेरा है, 5 हाथ मेरा है, अभी भी हाथ चलता है। वही समय की जब मिस्र वाले अपने देश में आए तो उन्होंने इस हाथ की लंबाई के बताया। तभी भी देखिए जिसका गांव में सबसे लंबा हाथ होता है वही कहते हैं भैया नहीं, इन्हीं का हाथ लेकर के माप दीजिए, इतनी लंबाई मुझे दीजिए, इतना लंबाई मुझे दीजिए। उसी समय लाठा भी चलता था, 3 हाथ 4 हाथ कैसे कहते लाठा नाप देते थे। पता चला कि अग्रभुजा की लंबाई वो उस समय माप रखा गया था, जैसे एक डंडा माप के बना के रखा गया था। जब हम लोगों सेंटीमीटर बना उस समय नापा गया कि देखा गया, हाँ उसमें नापा गया, देखा गया कि इसकी लंबाई 52.3 सेंटीमीटर से 52.4 सेंटीमीटर के बीच की थी। जितने राजा हुए लगभग इन्हीं के बीच में सब लंबाइयाँ नाप मिली। सबसे अच्छी हम लोगों को अपने यहाँ सभ्यता थी सिंधु की सभ्यता। सिंधु की सभ्यता में हाथी के दांत का पैमाना मिले, सबसे शुद्ध पैमाना वो हाथी के दांत का पैमाना था 1.704 सेंटीमीटर तक वो कम से कम दूरी माप सकता था। जैसे एक हमारा मीटर स्केल है, मीटर स्केल का पैमाना बना है, इसमें 10 खाने रहते हैं। ये 10 खाने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खाने। 10 खानों के बाद तभी एक बताया जाता था, 1 सेंटीमीटर लिखा जाता है। उसके बाद फिर 10 के बाद 2 सेंटीमीटर। बीच में क्या हुआ, अगर 1 मिलीमीटर इतनी दूरी की 1 मिलीमीटर, ये भी 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर से कम की दूरी हम इससे माप नहीं सकते, अंदाज बस केवल बताएंगे। माने इसकी यथार्थता है 1 मिलीमीटर से कम की दूरी मीटर स्केल हमारा माप नहीं सकता। उसी प्रकार उस समय जो दांत के सिंध के गुजरात राज्य प्रांत में ये 1.704 सेंटीमीटर की कम से कम दूरी माप का पैमाना मिला था। अब धीरे धीरे ये सब पैमाना मिलते गए। सबसे ज़्यादा लोग व्यापार करने के लिए यूरोपी ही व्यापार करने के लिए आते थे। हर जगह जहाँ भी व्यापार ज़्यादातर किए हैं यूरोपी किए हैं। यूरोप वाले क्या करते थे, अलग देश में व्यापार करने जाते थे, अपने सामान को जो वहाँ से ले आते थे अंदाज बस ले जाते थे कि वहाँ मुनाफा मिल जाएगा। जैसे हम लोगों के यहाँ पहले अढ़ैया सवैया या पसेरी चलता है, अब भी चलता था, पहले चलता भी था, अब तो किलो आ गया। अगर यहाँ से किलो के ले जाएंगे, नहीं समझदार रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी उसको। तब क्या किए कि 20 मई 1875 ईस्वी 17 यूरोपीय देश मिल करके फ्रांस में एक सेवर्स नामक स्थान है, वहां पर बैठक की है। क्या किए, 20 मई 1875 ईस्वी को फ्रांस के सेवर्स नामक स्थान पर एक बैठक किए। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि हम लोग व्यापार करने जाते हैं, सब लोग लगभग सभी देशों का एक मानक होना चाहिए। उस समय क्या किया, इस 17 देश जब बैठक किए तो 3 मानक बनाए। एक किया
मीटर का समझौता, समय का मात्रक सेकंड, और दूरी का हो गया, दूरी का मात्रक मीटर, और द्रव्यमान का मात्रक क्या कर दिया, किलोमीटर। पहला हुआ दूरी का मात्रक उन्होंने बनाया मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, जिसको किग्रा 60 कहते हैं, और समय का मात्रक क्या माना, सेकंड। ये तीन 20 मई 1875 ईस्वी में जब 17 यूरोपीय देश बैठक किए पेरिस में सेबर्स नामक स्थान पर, तब उन्होंने पहला क्या किया, दूरी का मात्रक मीटर माना, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम माना, और समय का मात्रक क्या माना, सेकंड। इस पर हस्ताक्षर करके सभी लोग ने सोचा कि जहां जहां हम व्यापार करने जाते हैं सब जगह यही फैलाएं। इसके पहले कई मानक प्रणालियां प्रचलित थी माप तौल की, कई में तीन सबसे प्रसिद्ध हुई। तीन में पहला है MKS सिस्टम, दूसरा है CGS सिस्टम, तीसरा है FPS सिस्टम। अब ये तीन प्रणालियां बहुत प्रचलित थी। MKS माने, यम माने होता है मीटर, यम माने क्या होगा, अब तीन फिर से देख लीजिए। तीन प्रणालियां बहुत प्रचलित थी माप तौल की। पहला है MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली। दूसरा है CGS सिस्टम, C माने सेंटीमीटर, G माने ग्राम, S माने सेकंड, CGS सिस्टम माने सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। और तीसरा है FPS सिस्टम, F माने फुट, P माने पाउंड, S माने सेकंड, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। अब इन प्रणालियों में सबका थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। MKS माने, यम माने मीटर, के माने किलोग्राम, और यस माने सेकंड। पहला क्या है, यम माने मीटर, के माने किलोग्राम, यस माने सेकंड, सिस्टम माने होता प्रणाली। मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली, इसको हिंदी में कहते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली। ये क्या था इसमें, इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और समय के मात्रक को सेकंड माना, इसलिए इसे MKS सिस्टम कहा जाता है, या मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली कही जाती है। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और समय का मात्रक सेकंड होता है, इसलिए इसे MKS सिस्टम या मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर, इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और समय का मात्रक सेकंड होता है, इसलिए इसे MKS सिस्टम या मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली कहा जाता है। दूसरी पद्धति इसी में है जो आपको बताया भी, CGS। CGS सिस्टम, C माने होता है सेंटीमीटर, G माने होता है ग्राम, S माने सेकंड, C माने सेंटीमीटर, G माने ग्राम, S माने सेकंड, सिस्टम माने प्रणाली। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, और समय का मात्रक सेकंड होता है, इसलिए इसे CGS सिस्टम या सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली कहा जाता है। जैसे MKS सिस्टम में आपको बताए, MKS में क्या था, MKS में था लंबाई का मात्रक मीटर, CGS में क्या है, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर। MKS में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम था, CGS में द्रव्यमान का मात्रक क्या है, ग्राम।
और इसमें भी समय का मात्रक सेकंड है और CGS में भी समय का मात्रक क्या है, सेकंड। इस प्रणाली में देखिए फिर से CGS सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय के मात्रक को सेकंड कहते हैं, इसलिए इसे CGS सिस्टम या सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली कहा जाता है। तीसरा है इसमें FPS सिस्टम, बस FPS सिस्टम। FPS माने, F माने फुट, P माने पाउंड और S माने सेकंड। देखिए फिर से इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक क्या होता है, फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है, इसलिए इसे FPS सिस्टम या फुट पाउंड सेकंड प्रणाली कहा जाता है। आज तक बस इतना ही, फिर अगले दिन अगला लेसन फिर बताया जाएगा।